देखो बेटा, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ट्वेल्थ जो क्लास का हमारा जो चैप्टर 36 है उसके अंदर है ना, ये क्लास 12 है और 36 चैप्टर है। तो 36 चैप्टर के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है लिंग संलग्न वंशागति। ठीक है, क्या होता है, कल हम लोगों ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था संलग्नता। संलग्नता क्या होती है कि जो एक गुणसूत्र होता है ना, उसके ऊपर क्या होते हैं, बहुत सारे गुणसूत्र जो जीन होते हैं वो साथ में रहते हैं। ठीक है, ये जीन जो होते हैं उनमें दोस्ती हो गई होती है। ठीक है, अब ये अगर आप लोग साथ में एक क्लास में पढ़ लिए हो, आप करते हो ना कि हम लोग तो हॉस्टल में साथ में तभी रहेंगे जब वो हॉस्टल में जाएगा, है ना। तो सेम वो सिचुएशन है कि ये जो सारे दोस्त हैं वो उनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि ये जहां जाते हैं साथ में जाते हैं, है ना। तो लिंग संलग्नता का जो संलग्नता जो होती है, जीन संलग्नता या सहलग्नता में बोलूं तो उसमें ये होता है कि जो एक गुणसूत्र होता है उसके ऊपर जितने भी जीन होते हैं वो एक साथ क्या होते हैं, नेक्स्ट पीढ़ी के अंदर क्या करते हैं, जाते हैं। तो ये गुण जो होता है, इस गुण को एक साथ जाने के गुण को हम क्या कह रहे हैं, सहलग्नता कह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो टर्म आ रहा है वो आ रहा है लिंग संलग्नता। तो लिंग संलग्नता को समझने से पहले एक बार हम क्रोमोसोम्स के बारे में बात कर लेते हैं। मनुष्य में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, टोटल 46। अगर जोड़ी में बात करें तो कितनी जोड़ी बन जाएगी, 23 जोड़ी बन जाएगी। एक जोड़े में कितने सदस्य होते हैं, 2, तो यहाँ पर 23 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर 1 से लगाकर 22 तक जो जोड़ी के गुणसूत्र होते हैं वो अलिंगी कहलाते हैं। ये शरीर के विभिन्न लक्षणों को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, आंखों का रंग, त्वचा का रंग, इनको। ठीक है, फिर जो 23rd जोड़ी होती है, यानी 23वीं जो जोड़ी होती है वो क्या कहलाती है, लिंगी गुणसूत्र कहलाती है। यानी ये लिंग निर्धारण का काम करती है, लड़का होगा या लड़की। ठीक है, अब ये दो तरीके के होते हैं लिंगी गुणसूत्र के। कितने प्रकार होते हैं, दो, एक तो एक्स होता है और एक वाई, हम लोगों को पता है। ठीक है, तो जो एक्स गुणसूत्र होता है वो वाई से क्या होता है, बड़ा होता है, और वाई जो होता है साइज में कैसा होता है, छोटा होता है। ठीक है, इसमें डीएनए की मात्रा भी ज्यादा होती है, तो यूक्रोमेटिक प्रकृति का होता है, इसमें कम होती है। तो क्या होता है, यूक्रोमेटिक प्रकृति का नहीं होता है ना। तो ये डिफरेंस होते हैं। अब ये जो एक्स गुणसूत्र होता है और ये जो वाई होता है, लड़कियों में क्या होते हैं, दोनों गुणसूत्र कैसे होते हैं, होमोजाइगस होते हैं, यानी एक्स एक्स होते हैं। ठीक है, और लड़के में क्या होता है, एक्स वाई होता है। ठीक है, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि ये वाई जो गुणसूत्र होता है उसमें, जैसे ये गुणसूत्र है वाई, ठीक है, उसमें एक पर्टिकुलर क्षेत्र पाया जाता है जिसको कहा जाता है जिसमें कि एस वाई आर जीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एस वाई आर जीन पाया जाता है। ठीक है, ये जीन की जो उपस्थिति होती है, एस वाई आर जीन की उपस्थिति जो होती है, इसको कहा जाता है सेक्स डिटरमाइंड रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। सेक्स डिटरमाइंड रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। तो ये जो जीन जो होता है क्या करता है, सिर्फ कहाँ उपस्थित होता है, इस वाई गुणसूत्र के ऊपर उपस्थित होता है, और ये ही रेस्पॉन्सिबल होता है वृषण के निर्माण के लिए, यानी नर जननांग के निर्माण के लिए। ठीक है, अगर आप इस जो सपोज ये वाई गुणसूत्र है, इस वाई गुणसूत्र में से ये एस वाई आर जीन को निकाल कर किसी अन्य गुणसूत्र पर भी लगा दो, है ना, तो ये जरूर से उसमें क्या उत्पन्न करने की कैपेबिलिटी रखेगा, वृषण। और वो जो भी पर्सन है उसके सेक्स को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसमें वृषण का क्या हो सकता है, निर्माण हो सकता है। तो इसीलिए वाई गुणसूत्र जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है लड़कों के जो जननांग होते हैं वो विकसित करने के लिए। इसीलिए लड़कों में जो दूसरा लिंगी गुणसूत्र है वो कौन सा होता है, वाई गुणसूत्र होता है। आगे बात समझ में। तो लेकिन जो वास्तविक लिंग गुणसूत्र है वो किसको माना जाता है, एक्स को माना जाता है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर जीन की संख्या जो होती है वो ज्यादा होती है कंपैरिजन किसके, वाई। वाई तो ऑलरेडी खुद ही छोटा है तो जीन भी इसमें कम होते हैं। तो इसमें जो है जीन जो है, यानी ये जो वाई गुणसूत्र है उसके ऊपर जीन क्या होंगे, ज्यादा मात्रा में पाए जाएंगे। प्लस ये लिंग निर्धारण का काम भी करता है, और कुछ जो सामान्य लक्षण होते हैं उनका नियंत्रण करने का काम भी करता है। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर लिंग सहलग्न वंशागति क्या होती है, लिंग सहलग्न वंशागति का मतलब है कि जो लिंगी गुणसूत्र होते हैं, यानी एक्स गुणसूत्र और वाई गुणसूत्र, ठीक है, उनके ऊपर क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं, जैसे कि ए जीन, बी जीन। ये लिंग गुणसूत्र है, ठीक है, यानी एक्स गुणसूत्र है, उसके ऊपर क्या उपस्थित है, जीन उपस्थित है। ठीक है, अब इन जीन की क्या
संलग्नता पाई जाती है इन जीनों में। संलग्नता मतलब ये जीन क्या होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में क्या करेंगे, साथ में जाएंगे, है ना, नेक्स्ट पीढ़ी में भी क्या जाएंगे, साथ में। तो उनका ये गुण ही क्या कहलाता है, लिंग संलग्नता। क्या कहलाएगा, लिंगी गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन्स की वंशागति को लिंग संलग्नता कहते हैं, है ना। यानी लिंगी गुणसूत्र पर जितने भी उपस्थित जो जीन है वो साथ में क्या करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, तो उसके इस गुण को हम क्या कहते हैं, लिंग संलग्न वंशागति कहते हैं। और लिंग संलग्नी लक्षण किसे कहेंगे बेटा, देखो जैसे ये एक्स क्रोमोसोम है जो कि एक लिंगी गुणसूत्र है, उसके ऊपर ये जीन ए है, ये बी है, ये एक लक्षण को नियंत्रित करता है, ये भी एक लक्षण को नियंत्रित करता है, ये जीन और ये जीन, है ना। तो ये लक्षण, अगर ये जीन साथ में जा रहे हैं तो ये लक्षण भी क्या करेंगे, नेक्स्ट पीढ़ी में साथ में जाएंगे। तो वे जो जीन, यानी अगर हम बात करें किसकी, सहलग्नी लक्षण, लिंग सहलग्न लक्षण, तो किन्हें बोला जाएगा कि जिन लक्षणों का नियंत्रण उन जीन के पास होता है जो कहां पाए जाते हैं, लिंग गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो इन लक्षणों को क्या कहेंगे, लिंग सहलग्नी लक्षण कहेंगे। आगे बात समझ में। अब आता है लिंग संलग्न वंशागति के बारे में, जो सबसे पहले कहा, बताया, किसने बताया, टीएच मॉर्गन नामक जो वैज्ञानिक है उन्होंने बताया। उन्होंने जो फ्रूट फ्लाई होती है, यानी जो फ्रूट्स की मक्खी होती है जिसका नाम है वैज्ञानिक ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, उसके ऊपर कुछ प्रयोग किए, है ना। और उसके बाद उन्होंने किसके बारे में बताया, लिंग संलग्न वंशागति के बारे में बताया कि जो लिंगी गुणसूत्र होते हैं उन पर क्या होते हैं, कुछ जीन उपस्थित होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, वो जो गुणसूत्र है, वो जो जीन है वो क्या करेंगे, उन गुणसूत्रों के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन में साथ में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं। तो ड्रोसोफिला के ऊपर उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। तो ड्रोसोफिला के जो रंग होते हैं, आंखों का रंग, उसको देखकर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। ड्रोसोफिला जो होती है, ड्रोसोफिला जो मक्खी है उसकी आंखें जो है वो दो प्रकार की है, एक तो लाल आंखों वाली, ठीक है, लाल आंखों वाली फीमेल ली, और सफेद आंखों वाली क्या लिया, नर लिया, ठीक है। ये मादा है और ये क्या है, नर है। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कौन, मॉर्गन, ठीक है। अब क्योंकि ये जनक पीढ़ी है, समयुग्म की अवस्था में लिया, तो लाल आंखें हैं तो डबल आर लिख सकते हैं। रेड के लिए दो जीन पाए जाएंगे, ठीक है, एक ही लक्षण लिया था। और इसके लिए सफेद के लिए डब्ल्यू नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, डबल आर लिख दोगे। अब F1 पीढ़ी हमको बनानी है, उससे पहले क्या बनेंगे बेटा, युग्मक बनेंगे। तो ये आर आ गया इधर युग्मक में और इसमें से एक आर आ गया। F1 पीढ़ी बनी तो कैसी हो गई, कैपिटल आर स्मॉल आर। प्रभावी कौन है, लाल आंखों वाला, ठीक है, ये प्रभावी लक्षण है। तो सारी जो F1 पीढ़ी के सदस्य हैं वो कैसे हो गए, लाल आंखों वाले, ठीक है, कैसे हो गए, लाल आंखों वाले हो गए। अब वो चाहे नर भी हो तो भी लाल आंखें हैं और फीमेल भी हो तो कैसे हैं, लाल आंखों वाले। फिर उसके बाद उन्होंने सेल्फिंग कराई, जो है मतलब ब्रदर सिस्टर मैटिंग कहते हैं, मतलब स्वपरागण जिसको हम कहते हैं, वो करवाई, सेल्फिंग करवाई। तो उन्होंने क्या किया, जो नर लिया, जो मादा ली और जो नर लिया, वो दोनों F1 पीढ़ी का लिया, मतलब दोनों के अंदर ही क्या है, जीन वही उपस्थित है। तो इसके अंदर भी कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके अंदर भी कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया, ठीक है। तो उसने जो परिणाम पाया, उस परिणाम में उसने क्या कहा, उसने क्या देखा कि जितनी भी मादाएं हैं वो सब कैसी है, लाल आंखों वाली, रेड आंखों वाली कैसी है, मादा है। मतलब जो भी जो फीमेल जितनी भी जो मक्खियां बनी है ड्रोसोफिला की, वो सब कैसी है, रेड आंखों वाली। और जो नर बने हैं वो आधे तो कैसे हैं, लाल आंखों वाले, और आधे कैसे हैं, सफेद आंखों वाले। नर कैसे बने हैं, आधे तो लाल आंखों वाले और आधे सफेद आंखों वाले। इससे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, इससे उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि मॉर्गन ने इसमें उत्तर दिया कि जो भी क्या होता है, देखो फीमेल में क्या होता है, दोनों एक्स होते हैं ना। तो उन्होंने क्या किया कि जो उन्होंने ये माना कि जो भी जो लाल आंखों के लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल है मक्खी के, वो किस पे पाया जाता है, इस एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। किसके ऊपर पाया जाता है, वो जीन एक्स गुणसूत्र के अंदर पाया जाता है। इसीलिए मक्खी का आंखों का रंग कैसा है, रेड है, ठीक है। अब इसके लिए उन्होंने कुछ जीन विन्यास है
वो भी दिए कि किस किस के अंदर आंखों का रंग लाल होगा, जिनकी क्या व्यवस्था होगी। आ रही बात समझ में? हालांकि ये नहीं दे रखा, लेकिन फिर भी मैं आपको क्या कर रही हूँ, समझा रही हूँ, क्योंकि ये आपको समझना जरूरी है, तभी आपको मानव की जो संलग्नता है वो समझ में आएगी। तो यहाँ पर मक्खियों से रिलेटेड उन्होंने क्या किया, जीन विन्यास दिया, जीन की व्यवस्था दी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो क्या होगा अगर क्या है, सामान्य लाल आंखें, ठीक है, तो जो जीन पाया जाएगा मक्खी में वो XX पाया जाएगा। ठीक है, लाल आंखों वाली मादा है, मादा का साइन होता है ये। ठीक है, सामान्य नर के लिए, या बोले सफेद आंखों वाले नर के लिए, सफेद आंखों वालों के लिए क्या होगा, ये। ठीक है, तो सामान्य जो है सफेद आंखों वाला नर जो होगा, उसके बाद फिर है वाहक लाल आंखों वाली मक्खी होगी, मादा, मादा का साइन ही है। ठीक है, तो इस पे जीन क्या उपस्थित होगा, यहां पर डॉट लगाकर बताएंगे किसके लिए, व्हाइट कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल जो जीन है वो। ठीक है, तो वाहक है तो यहां पर एक्स एक्स और एक के ऊपर क्या होगा, ये जीन पाया जाएगा। और ये जीन किसके लिए है, व्हाइट आंखों वाली जीन के लिए है, तो व्हाइट के लिए ये जीन उपस्थित है। तो वाहक होने का मतलब है कि दोनों जीन में से एक पर क्या है, जो जीन उपस्थित है वो है किसके लिए, जो व्हाइट आंखों के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो। ठीक है, फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट सफेद आंखों वाली मादा। सफेद आंखों वाली मादा कब हो जाएगी, सफेद आंख वाली मादा जब होगी, जब क्या होगा, दोनों ही एक्स पर क्या हो, ये जीन उपस्थित हो, जो कि व्हाइट आंखों के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। आगे बात समझ में? ठीक, फिर नेक्स्ट कंडीशन कही मेंडल ने कि जो है जो वाहक जो नर होता है, नर जो है वो क्या है, आंखों वाला, सफेद आंखों वाला नर है, उसमें भी ये व्यवस्था पाई जा सकती है। एक्स होता है नर में, वाई होता है, ये यहाँ पर जीन उपस्थित होता है। लेकिन ये जीन जो है वो लक्षण तभी प्रदर्शित करेगा जब, लक्षण जो है वो क्या करेगा, तब प्रदर्शित कर पाएगा जब होमोजाइगस अवस्था में हो। लेकिन यहाँ पर जो अवस्था है वो कौन सी है, हेमीजाइगस अवस्था है, यानी एक एक्स हो गया और एक वाई गुणसूत्र है, तो इस अवस्था को क्या कहेंगे, हेमीजाइगस अवस्था में है। इसीलिए यहाँ पर ये जो नर है वो सफेद, ये जीन जो है उपस्थित है। ऑब्वियस सी बात है ये किसके लिए, व्हाइट के लिए है ना। ठीक है, तो लेकिन व्हाइट देखो क्या डिफरेंस है, यहाँ पर जो मादा है उस पे भी एक एक्स गुणसूत्र पर क्या है, व्हाइट वाला जीन है, लेकिन आंखों का रंग कैसा है इसका, लाल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए था, एक अगर जीन उपस्थित है तो लाल हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि दूसरा गुणसूत्र क्या है, वाई है, इसलिए। ठीक है, तो नर की आंखों का रंग कैसा है, सफेद ही होगा, इसे कहते हैं हेमीजाइगस अवस्था। ठीक है, यहाँ पर नर वाहक कभी भी नहीं होगा, कभी भी वाहक नहीं होता, सिर्फ वाहक कौन होता है, मादा होती है। ये कंक्लूजन निकाला किसने, मॉर्गन ने। फिर मॉर्गन ने क्या किया, मॉर्गन के द्वारा लाल आंखों वाली सामान्य मादा व सफेद आंखों वाले नर के मध्य क्या करवाया, संकरण करवाया। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट उसने करवाया ये प्रूफ करने के लिए कि मादा में जो लाल आंखों वाला जो है जीन जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो एक्स गुणसूत्र पे पाया जाता है। इसके लिए उसने क्या किया, सबसे पहले पहला एक्सपेरिमेंट किया मॉर्गन ने, उसमें उसने क्या किया, जो लाल आंखों वाली सामान्य जो मक्खी है, लाल आंखें कब है, सामान्य, यानी दोनों पर एक्स एक्स से कोई भी जीन उपस्थित नहीं है, उसकी सफेद आंखों वाले हेमीजाइगस नर से क्या करी, क्रॉस करवाई। हेमीजाइगस से मतलब एक एक्स पर क्या है, डॉट है वाई वाला, ये इस तरीके से। ठीक है, क्रॉस करवाया तो क्या होगा, युग्मक बनेंगे, ये बना। अब इसको क्रॉस डायरेक्ट करो, ये एक्स एक्स ये हो गई। ठीक है, अब इसी एक्स को
इससे करवाएंगे तो क्या बन गया एक्स वाई, ठीक है। फिर उसके बाद ये एक्स, ठीक है, डॉट लग जाएगा, और ये एक्स और ये वाई, ठीक है। एक्स वाई यानी सामान्य, ये तो नर हो गया, ठीक है। ये सामान्य सफेद आंखों वाला नर हो गया, है ना, सफेदी होगी इसके ऊपर, सफेद आंखों वाला क्या हो गया, नर हो गया। अब यहां पर एक पे डॉट लगा है, मतलब ये वाहक क्या है, मक्खी है, जिसकी आंखें कैसी है, खुद की लाल है, ठीक है। यहां पर भी ये कैसी है, वाहक मक्खी है, और आंखें इसकी कैसी है, लाल है। मतलब ये अगर ये जो जीन उपस्थित है, जब तक कि दोनों गुणसूत्रों पर नहीं होगा तब तक मक्खी कैसी रहेगी, वाहक ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद मॉर्गन ने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, उसके अंदर उसने क्या करवाया, ड्रोसोफिला के अंदर जो वाहक मक्खी है, वाहक में क्या होगा, एक एक्स और एक पर वाइट के लिए, व्हाइट कलर के लिए जो जीन अवेलेबल होता है वो होगा, ठीक है। उसका सफेद आंखों वाले सामान्य नर से क्या करवाया, क्रॉस करवाया, ठीक है। सफेद आंखों वाला जो नर है वो, और ये वाहक मक्खी है, ठीक है। एक्स ये जीन बनेंगे, ये हमारे पास युग्मक बनेंगे। अब इसका क्रॉस करवाओ, इस वाले से इससे करवाओगे तो क्या बनेगा, एक्स एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद इसको इससे करवाओगे तो क्या बनेगा, एक्स एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद सॉरी, इस वाले को हाँ, इस वाले को इससे करवाया तो इस वाले को इससे करवाएंगे पहले, तो एक्स वाई आ जाएगा। फिर इस वाले को इससे करवाओगे तो एक्स एक्स ये हो गया। फिर इस एक्स डॉट को इससे करवाओगे तो एक्स वाई आ गया, है ना। तो अब यहां पर देखो ये क्या हो गई, लाल आंखों वाली फीमेल, ठीक है, ये व्हाइट आंखों वाला मेल, ठीक है। यहां पर ये वाहक फीमेल, ठीक है, और ये व्हाइट, यानी लाल जो है वो हमेशा कौन आ रही है, ये मक्खियां ही आ रही है ना। तो लाल जो आंखों का जो लक्षण है वो किससे जुड़ा हुआ है, एक्स गुणसूत्र के साथ जुड़े हुआ है। इसलिए जो सारी फीमेल्स हैं वो कैसी हैं, वो सारी फीमेल्स जो है वो लाल आंखों वाली है, क्योंकि एक्स गुणसूत्र की अधिकता किसमें है, फीमेल्स में। ये जो एक्सपेरिमेंट्स थे ये किसके थे, मॉर्गन के थे, ठीक है। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो फ्रूट फ्लाई होती है उसके ऊपर, ठीक है। अब इनके जो काम है उसके आधार पर क्या किया गया, फिर मानवों में लिंग संलग्नता को क्या किया गया, समझाया गया। तो वो हम लोग अब समझेंगे। देखो, मानव में अगर हम लोग लिंग संलग्नता को समझते हैं तो देखो बेटा, सबसे पहले हमको जीन प्रारूप समझने जरूरी होंगे। अब आपको पता है जीन दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्रभावी और दूसरा होता है अप्रभावी। तो अगर मान लो लिंगी गुणसूत्र पर यानी एक्स गुणसूत्र पर अगर जीन कौन सा है, प्रभावी, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम, प्रभावी लिंग संलग्नता। यदि एक्स गुणसूत्र पर जीन कैसा है, अप्रभावी, है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे अप्रभावी लिंग सहलग्नता। समझ में आ गया। तो ये दोनों का प्रारूप दे रखा है, इधर प्रभावी का दे रखा है और इधर अप्रभावी का दे रखा है। समझना, देखो प्रभावी में क्या होता है, जैसे आपने देखा है कि टी और कैपिटल टी दोनों में से एक भी जीन आ जाता है प्रभावी, तो ये अपना लक्षण प्रदर्शित कर सकता है ना। और अप्रभावी के लिए जो है जीन कैसे होने चाहिए, दोनों पे उपस्थित होने चाहिए। तो वही सिचुएशन यहाँ पर भी चलेगी, ठीक है। तो पहले बात करती हैं हम किसकी, प्रभावी जीन की। तो प्रभावी जीन में देखो कि यदि जैसे कि मादा में ये तीन सिचुएशन होती है। यदि मादा में एक्स एक्स गुणसूत्र, लिंगी गुणसूत्र कौन से उपस्थित होते हैं, एक्स एक्स होते हैं, यानी इसे कहा जाता है एक्स एक्स व्यवस्था। अब इसके अगर दोनों एक्स गुणसूत्र में से एक पर भी अगर जीन उपस्थित है तो ये जीन किसका है, प्रभावी लक्षण का है। तो इसका लक्षण क्या हो जाएगा, प्रदर्शित हो जाएगा, क्योंकि जीन जो उपस्थित है वो कैसा है, प्रभावी है। इस अवस्था को क्या कहेंगे, हेटेरोजाइगस अवस्था कहेंगे। जीन किस अवस्था में उपस्थित है, हेटेरो, मतलब एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित है। फिर अगर दोनों पर उपस्थित है तो ये हम होमोजाइगस अवस्था है, और क्योंकि प्रभावी जीन दोनों पे उपस्थित है तो ऑटोमेटिक लक्षण प्रदर्शित होगा। फिर आ गया दोनों में से किसी पर भी नहीं है तो लक्षण प्रदर्शित नहीं होगा। फिर बात करते हैं नर की। नर में क्या होता है, एक एक्स गुणसूत्र होता है और एक वाई। अगर जीन उपस्थित नहीं है तो लक्षण का प्रदर्शन नहीं होगा। लेकिन अगर एक एक्स गुणसूत्र होता है और एक वाई होता है
तो इसके ऊपर अगर ये जीन उपस्थित है तो इसमें क्या होगा, लक्षण का प्रदर्शित होगा। क्यों? क्योंकि जीन कैसा है, प्रभावी है। आ गई बात समझ में? तो एक भी गुणसूत्र X पर अगर जीन उपस्थित है तो लक्षण का क्या हो जाता है, प्रदर्शित हो जाता है। यहाँ पर कोई भी वाहक आपको नजर आ रहा है क्या? नहीं है, एक भी कैरियर नहीं होता, वाहक नहीं होता। वाहक होने का मतलब जो उस जीन को क्या करता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचाता है। वो खुद के अंदर वो लक्षण प्रदर्शित नहीं होते, वो खुद तो नॉर्मल होता है, लेकिन वो जो है क्या करता है, उस लक्षण को नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचाने का काम होता है। जैसे कि मेरे अंदर सपोज करो, मेरे को क्या है, सपोज करो कोई बीमारी है ना, सपोज मान लिया कि एड्स है, ठीक है। तो मैं अगर इसकी वाहक हूँ, इसका मतलब है कि मेरे अंदर एड्स के लक्षण नहीं होंगे, पर हाँ मैं ये बीमारी किसी और को क्या कर सकती हूँ, दे सकती हूँ। तो मैं क्या कहलाऊंगी, वाहक कहलाऊंगी। तो यहाँ पर कोई भी वाहक नहीं होता। फिर आता है अप्रभावी जीन संलग्नता। इसके अंदर क्या होता है, जीन जो है वो पाए जाते हैं, लेकिन क्या होंगे, अप्रभावी अवस्था में पाए जाएंगे। तो मादा में कैसे कैसे जीन उपस्थित हो सकते हैं, देखो। सबसे पहले मादा में XX गुणसूत्र पर अगर कोई भी जीन उपस्थित नहीं है तो लक्षण प्रदर्शित नहीं होगा। फिर है, अगर मान लो सपोज दोनों X में से एक पर जीन उपस्थित है तो लक्षण का प्रदर्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो अप्रभावी जीन होते हैं वो होमोजाइगस अवस्था में आते हैं, यानी समजात अवस्था में आते हैं, तभी अपना लक्षण प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर लक्षण का प्रदर्शित नहीं होगा, लेकिन ये मादा इसकी क्या होगी, वाहक हो गई। आगे बात समझ में? फिर आता है यहाँ पर, इसको आप देखो, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों जीन में अगर होमोजाइगस अवस्था है, दोनों ही गुणसूत्र पर जीन उपस्थित है तो लक्षण का क्या होगा, प्रदर्शित होगा। फिर आता है नरों में बात करते हैं। नर में क्या होता है, एक X होता है और एक Y, दोनों में जीन उपस्थित नहीं है तो लक्षण का प्रदर्शन नहीं होगा, ठीक है। फिर नरों के अंदर क्या होता है, एक X होता है और एक दूसरा X हो ही नहीं सकता। क्या होता है, नर में Y होता है। इसीलिए अगर मान लो एक भी X गुणसूत्र नर के अंदर है तो लक्षण का क्या होगा, प्रदर्शन हो जाएगा। आगे बात समझ में? क्यों? क्योंकि होमोजाइगस जो X गुणसूत्र की अवस्था नर में हो ही नहीं सकती। एक X होगा तो दूसरी Y ही होगा। अगर Y की जगह क्या हो गया, X हो गया, तो ये क्या हो जाएगी, मादा हो जाएगी। आगे बात समझ में? इसीलिए अगर नरों के अंदर अप्रभावी जीन एक में भी क्या हो जाता है, पाया जाता है, तो लक्षण क्या क्या हो जाता है, प्रदर्शन हो जाता है। आगे बात समझ में? तो ये जीन, ये जो चीजें हैं आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। आगे बात समझ में? अब देखो हम लोग क्या करते हैं, ये जीन का, क्योंकि अभी जो आप देखने वाले हो, 4 रोग आप पढ़ने वाले हो, तो चारों के चारों किससे रिलेटेड है, अप्रभावी जीन से, है ना। तो अप्रभावी जीन संलग्नता पढ़ेंगे, इसलिए ये वाला तो पोर्शन में रहने दे रही हूँ और ये वाला क्या कर रही हूँ, मिटा रही हूँ, ठीक है। तो देखो यहां पर अगर हम बात करते हैं, रोग पढ़ेंगे, अप्रभावी जीन जो होते हैं वो किससे संलग्न होते हैं, लिंग संलग्न होते हैं, यानी लिंगी गुणसूत्र पर संलग्न होते हैं। और उनसे क्या होता है, कुछ रोग होते हैं ना। तो उन रोगों के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर है, सहलग्नी रोग जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। सहलग्नी रोग मतलब उन रोग का जो कारण होता है वो जो जीन, उस रोग से संबंधित जो जीन होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। तो 2 तरीके के होते हैं सहलग्नी रोग, एक तो होते हैं लिंगी और दूसरे होते हैं अलिंगी। यानी अलिंगी रोग से जो रिलेटेड जो जीन होंगे वो कहाँ पाए जाएंगे, अलिंगी गुणसूत्र पर, है ना। तो इन्हें हम जैसे कि एग्जांपल देते हैं, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। और दूसरा है फिनाइल कीटोन्यूरिया जो होता है, फिनाइल कीटो ये जो है, इनसे रिलेटेड जो जीन पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, अप्रभावी होते हैं। लेकिन पाए कहाँ जाते हैं, अलिंगी गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। यानी वे गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण नहीं कहे, तो अलिंग गुणसूत्री जो संलग्नता रोग होते हैं उस कैटेगरी में आते हैं। फिर लिंगी सहलग्नी रोग, मतलब इनसे रिलेटेड जो जीन होंगे वो भी अप्रभावी अवस्था में ही होंगे। आगे बात समझ में? लेकिन पाए कहाँ जाएंगे,
ये पाए जाएंगे लिंगी गुणसूत्र यानी एक्स गुणसूत्र पर, और इनके एग्जाम्पल है वर्ण आंधता यानी कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। ये 10th में आपने नाम सुना है, हीमोफीलिया, है ना। तो ये जो है आपके रोग जो है वो सहलग्नी रोग होते हैं। तो इन चारों रोगों को हमको क्या करना है, पढ़ना है। तो सहलग्नी रोग जो है उसमें हम देखेंगे पहले लिंग सहलग्नी रोग। लिंग सहलग्नी रोग के दो एग्जांपल्स आपके हैं, एक तो है वर्ण आंधता और दूसरी है हीमोफीलिया, ठीक है, लिंग सहलग्नी रोग में। तो हम लोग देखेंगे कि इनके दोनों के जो जीन इनके लिए रेस्पॉन्सिबल है वो अप्रभावी है। अभी मैंने आपको जीन प्रारूप पढ़ाया था प्रभावी और अप्रभावी का, तो इन चारों में ही अप्रभावी जीन है, याद रखना, ये चीज ध्यान रखना है ना, चारों के चारों में क्या है, अप्रभावी जीन है, आप कंफ्यूज नहीं हो इसलिए। तो पैटर्न कौन सा चलेगा, ये वाला पैटर्न चलेगा लक्षण प्रदर्शन का, है ना, प्रभाविता वाला नहीं पैटर्न चलेगा। तो जीन अप्रभावी होता है लेकिन कहाँ पाया जाता है, एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है, वर्ण आंधता से रिलेटेड और हीमोफीलिया से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, लिंग संलग्नी रोग, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे कौन सा, वर्ण आंधता या कलर ब्लाइंडनेस। देखो क्या होता है बेटा, हमारी जो आंखें होती है, वर्ण आंधता कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, इस रोग के अंदर क्या होता है, इस रोग से जो ग्रसित व्यक्ति है वो दो रंगों को नहीं पहचान पाता, एक तो लाल रंग को नहीं पहचान पाता, ठीक है, और दूसरा है हरे रंग को नहीं पहचान जाता। मिलेक्ट्री का जो टेस्ट होता है फिजिकल, उसमें व्यक्तियों को जरूर से ये टेस्ट किया जाता है कि लाल और हरे की पहचान कर पाता है कि नहीं, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस या वर्ण आंधता रोग जो है वो एक लिंग संलग्नी रोग है, ठीक है, जिसका जो जीन होता है वो कहाँ पाया जाता है, उसका जीन जो पाया जाता है वो एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। एक्स गुणसूत्र एक लिंगी गुणसूत्र है, हमको पता है ना। तो एक्स गुणसूत्र पर क्या होता है, पाया जाता है। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिन्हें वर्ण आंधता होती है वो लाल और हरे कलर को पहचान नहीं पाते, तो इस रोग को हम कहते हैं वर्ण आंधता या कलर ब्लाइंडनेस। और जो रोगी व्यक्ति होता है वो वर्ण आंध रोगी कहलाता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो इसको समझते हैं हम लोग। जो लाल रंग से रिलेटेड वर्ण आंधता होती है उसको प्रोटोनोपिया कहा जाता है। ये नीट में आने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि लाल रंग से रिलेटेड जो वर्ण आंधता होती है उसको एक पर्टिकुलर टर्म दे दिया है, प्रोटोनोपिया। क्या नाम दे दिया, प्रोटोनोपिया नाम दे दिया। और जो हरे रंग से रिलेटेड होती है उसे वर्ण आंधता को ड्यूटेरोनोपिया कहा जाता है। ड्यूटेरोनोपिया कहा जाता है, ठीक है, यानी लाल रंग की पहचान नहीं कर पाता उसे प्रोटोनोपिया, और हरे रंग की जो पहचान नहीं कर पाता उसे ड्यूटेरोनोपिया कहा जाता है। और जो नीला रंग होता है उसकी पहचान नहीं कर पाता तो उसे ट्राइनोपिया कहा जाता है। ओपिया मतलब वो रोग जो किससे रिलेटेड है, आंखों से रिलेटेड है। तो ट्राइनोपिया जो होता है वो होता है नीले रंग से, ट्राइनोपिया, ठीक है। होता क्या है, हमारी जो आंखें होती है, आंखों के अंदर रेटिना पाया जाता है जिसपे इमेज बनती है ना। रेटिना में दो तरीके की कोशिकाएं होती है, एक तो शलाका कोशिका, ठीक है, और दूसरी होती है शंकु कोशिका या जिन्हें कहा जाता है कोण कोशिका। तो ये कोण कोशिका जो होती है उनके द्वारा, उनके अंदर क्या होता है, किसको पहचाना जाता है, विभिन्न कलर को पहचाना जाता है, BGR पैटर्न कहते हैं, यानी ब्लू, ग्रीन और रेड। इन तीन को क्या किया जाता है, कलर को पहचानने का काम जो होता है कोणाकार कोशिकाओं में होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो लाल शंकु कोशिकाएं हैं ये क्या करती है, कुछ वर्णक का क्या करती है, निर्माण करती है। लाल शंकु कोशिकाओं के द्वारा कुछ वर्णक जो है वो बनता है, और ये वर्णक जो होता है वो लाल रंग को पहचानने में क्या करता है, लाल रंग को पहचानने में मदद करता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर जो ग्रीन कलर होता है उसकी जो शंकु कोशिका होती है वो भी क्या करती है, यानी हरी शंकु कोशिकाएं जो होती है वर्णक क्या करती है, बनाती है, और हरे रंग को क्या किया जाता है, पहचाना जाता है। लेकिन ये जो ब्लू, ये जो दोनों जीन होते हैं
ये जो वर्णक जो बनते हैं, है ना, लाल कलर को पहचानने के लिए और हरे रंग को पहचानने के लिए, ये वर्णक जो बनते हैं वो पर्टिकुलर जीन के कंट्रोल में होता है। यानी अगर मैं आपको इसको मिटा के बनाऊं कि शंकु कोशिकाएं होती हैं, उसके अंदर जो 3 कलर को पहचानने की कैपेबिलिटी होती है, BGR पैटर्न। एक होता है रेड, एक होता है ग्रीन और दूसरा होता है ब्लू। ठीक है, अब यहां पर ये भी एक पर्टिकुलर वर्णक बनाएगा, ये भी एक पर्टिकुलर वर्णक बनाएगा और ये भी एक वर्णक बनाएगा। ठीक है, इन वर्णक की मदद से हम इन कलर को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। ये वर्णक कौन बनाएगी, कोशिकाएं बनाएगी, जो कहाँ पाई जाती है। और ये कोशिकाएं कौन सी कोशिकाएं हैं, ये शंकु कोशिकाएं हैं, जो कहाँ पाई जाती है, रेटिना में पाई जाती है। आगे बात समझ में। लेकिन ये वर्णक, ये कोशिकाएं तभी बनाई जाएगी जो पर्टिकुलर क्या होते हैं, जीन उपस्थित होते हैं। यानी इस रेड कलर को पहचानने के लिए जो वर्णक बनाती है ये कोशिका तभी बनाएगी जो ये जीन जब उपस्थित होगा। ठीक है, अब ग्रीन के लिए भी ये जो जीन होगा वो उपस्थित होगा, तभी क्या होगा, ये वर्णक बनेगा और आंख जो है वो ग्रीन कलर पहचान पाएगी। तो ये जो जीन होता है ये कहाँ पाए जाते हैं, ये जो जीन होता है ब्लू के लिए और ग्रीन के लिए, ये ब्लू के लिए और सॉरी ग्रीन के लिए और रेड के लिए, सॉरी है ना, ग्रीन के लिए और रेड के लिए ये जो जीन पाए जाते हैं, ये दोनों ही जीन पाए जाते हैं कहाँ पर, एक्स गुणसूत्र पर। ठीक है, ये दोनों जो है कहाँ पाए जाते हैं, एक्स गुणसूत्र। ठीक, तो अगर इस जीन में किसी प्रकार से क्या हो जाता है, उत्परिवर्तन हो जाता है, यानी इसके जो जीन क्या होता है, एक्चुअली डीएनए का खंड होता है। ठीक है, तो इसके डीएनए खंड जो है वो किससे बना होता है बेटा, नाइट्रोजनी क्षार से, पिरिमिडीन और प्यूरिन से बना होता है ना। तो इनके नाइट्रोजनी क्षार का जो सीक्वेंस होता है, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ये होते हैं ना, तो इनके जो ए की जगह टी और टी की जगह ए लग जाता है, यानी उत्परिवर्तन कहते हैं इसको। तो इस जीन के अंदर अगर किसी भी प्रकार का चेंज आ जाता है, कहने का मतलब उत्परिवर्तन का मतलब जीन के अंदर क्या आना, परिवर्तन आना, तो ये परिवर्तन आने की वजह से ये फिर वर्णक नहीं बन पाता है। ठीक है, और इस वजह से हम ग्रीन और रेड कलर के अंदर पहचान नहीं कर पाते। और जो ब्लू कलर का संबंधित जो वर्णक होता है, उसको बनाने के लिए जो जीन आवश्यक होता है, मतलब जिसके कंट्रोल में, जिस जीन के कंट्रोल में ये वर्णक बनता है, वो अलिंगी गुणसूत्र के कंट्रोल में होता है। ये दो तो लिंगी गुणसूत्र, इसीलिए हम यहाँ पर वर्णांधता में लाल और हरे की बात कर रहे हैं, ब्लू की नहीं कर रहे। क्यों, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, लिंगी संलग्नता पढ़ रहे हैं, यानी लिंगी गुणसूत्र के ऊपर जो जीन पाए जाते हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्णांधता के अंदर हम लाल और हरे रंग को नहीं पहचान पाते। क्यों नहीं पहचान पाते, क्योंकि जो शंकु कोशिकाएं होती है रेटिना की, जो कि निर्माण करती है पर्टिकुलर वर्णक, जिनकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, हरे और लाल कलर को पहचान पाते हैं, ये वर्णक नहीं बन पाते। किसके कारण, जीन उत्परिवर्तन के कारण। और ये जीन पाया कहाँ जाता है, एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। ठीक है, लाल कलर को नहीं पहचानना प्रोटोनोपिया कहलाता है, हरे कलर को नहीं पहचाना ड्यूटेरोनोपिया कहलाता है, और नीले रंग को नहीं पहचान पाना क्या कहलाता है, ट्राइनोपिया कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपको आता है क्वेश्चन, वो किस तरीके से आता है, देखो बेटा, अभी जो है पैटर्न देखते हैं हम इसका, और पूछा जाता है कि वर्ण आंधी जो माँ होती है, जो पिता होता है, उसका जो क्रॉस है हम माँ से करवाएं नॉर्मल से, तो क्या संतति कैसी होगी, पहचानिए। इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं, है ना। तो देखो हम लोग इसको समझेंगे। सबसे पहले आता है जीन प्रारूप या जीन विन्यास, जो है वो समझ लेते हैं। इसके अंदर XX सामान्य स्त्री, यहां लिख देती हूं मैं, XX सामान्य स्त्री है। ठीक है, क्योंकि अप्रभावित जीन है, ध्यान रखना, XX। अब जो जीन होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वर्ण आंध्यता, अगर रोग का जो जीन है उसको हम C से रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल, ये होगी वाहक स्त्री, क्योंकि अप्रभावी और अप्रभावी में वाहक होती है। फिर ये ऐसे उपस्थित है CC, तो ये कैसी हो जाएगी, रोगी हो जाएगी, है ना, तो ये रोगी हो गई स्त्री। फिर उसके बाद नर की बात करते हैं, XY, तो ये कैसा हो गया, सामान्य नर। ठीक है, उसके बाद
ये C और ये Y आ गया, तो भी क्या होगा यहाँ पर, रोगी होगा, क्योंकि ये कैसा है, अप्रभावित जीन। एक पे भी आ जाता है, एक्स पे, तो लक्षण क्या हो जाता है, प्रदर्शित हो जाता है। तो यहाँ पर सी आते ही ये व्यक्ति कैसा हो जाएगा, रोगी हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपको किस तरीके से पूछा जाता है, कुछ उदाहरण मैंने लिखा है, ठीक है, कि वर्णांध पुरुष है, ठीक है, और वो कैसे है, जो है आपको जो है हेमीजाइगस अवस्था के अंदर है, ठीक है, तो उसको सामान्य स्त्री से क्रॉस करवाने पर क्या होगा, तो वर्णांध पुरुष है, यानी एक हेमीजाइगस से मतलब ये x है और ये y, ठीक है, यानी एक x पे क्या लगा हुआ है, C लगा हुआ है, ठीक है, वर्णांध पुरुष, इसका क्रॉस हम करवा रहे हैं सामान्य स्त्री से, तो होने वाली संतति रोगी होगी या नहीं बताइए, सामान्य स्त्री होगी, ठीक है। सामान्य स्त्री के लिए लक्षण क्या होगा, वाहक नहीं है, ध्यान रखना, सामान्य के लिए ये होता है, तो ये लिख दिया हमने XX। अब ये युग्मक बनेंगे XC, फिर ये Y, फिर ये XX और फिर ये X, ठीक है, ये इस तरीके से है। अब इसको क्रॉस करवाओ इससे तो XC और X, तो XC और C का मतलब क्या हो गया, वाहक फीमेल, ठीक है। फिर उसके बाद इसी को करवाओ आप इससे XC और X, तो ये भी क्या हो गई, वाहक स्त्री, है ना, वाहक पुत्री लिखोगे। फिर इस वाले को इससे करवाओगे तो X पहले आएगा और Y यानी सामान्य पुरुष, ठीक है। फिर उसके बाद इस वाले को इससे करवाओगे तो ये भी सामान्य पुत्र या पुरुष, पुत्र लिखते हैं वैसे क्योंकि संतति है ना, तो पुत्र, और ये पुत्री, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम वर्णांध पुरुष जो होता है उसकी सामान्य स्त्री से क्रॉस करवाते हैं तो वाहक पुत्रियां 50% चांसेस रहते हैं और सामान्य दृष्टि वाले जो पुत्र होते हैं वो बनने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आपको कोई भी सिचुएशन दे दी जाए तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या करना, निकाल लेना, ठीक है। अब ये जो है वंशागति जो होती है अप्रभावित जीन की, वो हमेशा डाइजेनिक होती है। अप्रभावित जीन है तो अप्रभावित जीन की जो वंशागति होती है वो डाइजेनिक होती है। डाइजेनिक होने का मतलब रोगी जो होगा वो पिता होगा, ऑब्वियस सी बात है, और जो रोगी जो है पिता होगा उससे किसको होगा, पुत्री को होगा। पुत्री क्या होगी, इसकी वाहक होगी, और पुत्री वाहक से किसको मिलेगा, पौत्र को ये रोग मिलेगा, ठीक है। तो ये डाइजेनिक रोग होता है, यानी पिता को हमेशा वाहक जो भी होगी, दैट मीन्स उसके पिता को क्या था, रोग था, पिता से ये पुत्री में, और पुत्री से जो उसका जो नाती होता है ना, तो ये तो नाना ही लगेगा ना उसके, तो इसके जो पौत्र होता है उसको ये रोग हो जाता है। तो ये होती है वर्णांधता। दूसरा रोग है हमारा हीमोफीलिया या शाही रोग, वो भी एक लिंग संलग्नी रोग है बेटा। सेकंड रोग कौन सा है, हीमोफीलिया। सेकंड लिंग संलग्न रोग है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है वो क्या कहलाता है, शाही रोग भी कहलाता है, क्योंकि ये जो डिस्कवर किया गया था, ये जो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, जो शाही परिवार है जो आज भी चल रहा है, वहां रूल कर रहा है, तो ये जो ब्रिटेन की महारानी है उनके जो वंशज है उनके अंदर ये क्या किया गया था, पाया गया था रोग, ठीक है। तो जो स्त्रियां होती है वो जो है इसकी क्या होती है, वाहक होती है, यानी जो एलिजाबेथ थी वो इसके वाहक थी, उसके पुत्रों को ये रोग क्या हुआ था। हीमोफीलिया के अंदर क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, यानी हमें जब चोट लगती है, छोटी सी भी इंजरी हो गई तो वो रोग उसके उस चोट के अंदर आपको पता है थोड़ी देर में एक क्लॉटिंग हो जाती है और जो खून है वो बहना बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली। लेकिन जिसे भी व्यक्ति को ये हीमोफीलिया रोग होगा, है ना, उस व्यक्ति के अंदर क्या होगा, जो खून बहता है वो बहता ही जाएगा, मतलब रक्त का थक्का इसके अंदर क्या होता है, नहीं बनता है। उसका रीजन ये है कि एंटो हीमोफिलिक जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है जो कि रक्त का थक्का
जमाने में मदद करता है वो इन रोगियों में बनता ही नहीं है। ठीक है, ये जो प्रोटीन होता है कौन सा, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन प्रोटीन, ये इन रोगियों में नहीं बन पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो व्यक्ति है उसको चोट लगने पर उसका खून क्या होता रहता है, बहता ही रहता है। आगे बात समझ में, खून क्या होगा, बहता रहेगा, जिसकी वजह से क्या है, रोगी में निरंतर खून बहने से जो है उसकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। तो ये हीमोफीलिया रोग है ना, और इसे हम लोग शाही रोग कहते हैं। क्यों कहा जाता है इसका, देख लेना। यह रोग केवल पुरुषों में होता है, स्त्रियों में नहीं होता, है ना। स्त्रियां सिर्फ क्या होती है, वाहक होती है। क्यों, क्योंकि जो स्त्री के अंदर ये रोग, क्योंकि ये जीन कैसा है, अप्रभावी जीन है। इसके लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल है ना इस प्रोटीन के निर्माण के लिए, वो जीन कैसा है, अप्रभावी। अप्रभावी जीन तब अपना लक्षण प्रदर्शित करता है जब क्या हो, दोनों ही गुणसूत्र पर, या इसको इससे सी से नहीं एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो दोनों पर जो दोनों एक्स गुणसूत्र होते हैं उनके ऊपर ये जीन क्या हो, उपस्थित हो। और जब भी ये समयुग्म की अवस्था के अंदर ये जीन उपस्थित होता है, दैट मीन्स उस स्त्री के अंदर क्या होगा, निरंतर खून बहता रहेगा। तो सेम सिचुएशन होती है कि ऐसी स्त्री जो समयुग्म की अवस्था के अंदर पाई जाएगी, तो जो लड़की होती है वो 12-13 साल तक तो जीवित रहेगी, लेकिन 12-13 साल के बाद उसको क्या होना शुरू हो जाते हैं बेटा, पीरियड्स होना शुरू हो जाते हैं। तो पीरियड्स जो है वो 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। वापस जो गर्भाशय की भित्ति है वो हील होना शुरू हो जाती है। तो ऐसी जो रोगी स्त्री है जिसके अंदर क्या है, ये जीन उपस्थित है ना, जो समयुग्म की रोग का कारक उपस्थित है, अगर वो उपस्थित होगा तो उस स्त्री में क्लोटिंग नहीं होगी, खून बहता रहेगा, तो वो पीरियड्स के टाइम ही क्या हो जाएगी, मर जाएगी। इसीलिए रोगी स्त्री हो ही नहीं सकती, है ना। इसमें सिर्फ कैसी स्त्री होगी, वाहक स्त्री होगी। आगे बात समझ में, तो इसीलिए ये सिर्फ किसमें होता है, पुरुषों के अंदर होता है। ये एक अप्रभावी जीन है जिसको एक्स से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो हाँ, ये जो यानी कहने का मतलब है कि एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है वो एच जीन जो होता है उसके कंट्रोल में बनता है, और इस जीन में अगर उत्परिवर्तन हो जाता है तो एंटो हीमोफिलिक ग्लोबुलिन प्रोटीन नहीं बनता, जिससे क्या होता है, व्यक्ति के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता, और रक्त का थक्का नहीं जमने से उस व्यक्ति की क्या हो सकती है, मौत हो सकती है। आगे बात समझ में। अब इसका जीन प्रारूप और इसका एग्जाम्पल फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। देखो, अप्रभावी जीन है तो ये सामान्य स्त्री होगी, एच क्या होगी, वाहक स्त्री। ठीक है, अगर ये ऐसे पाया जाता है तो क्या हो जाएगी, रोगी स्त्री हो जाएगी, है ना। नर की बात करते हैं तो एक्स वाई कैसा होगा, सामान्य होगा, और एक पर भी अगर जीन आ गया है दैट मीन्स क्या होगा, रोगी। अप्रभावी जीन में विन्यास हमेशा यही चलेगा, ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अगर आपको पूछा जाए कि वाहक स्त्री का सामान्य पुरुष से, वाहक स्त्री का क्रॉस होता है सामान्य पुरुष से, तो बच्चों के अंदर रोग के क्या चांसेस है, तो वाहक स्त्री के लिए क्या है, जीन विन्यास एच एक्स, और सामान्य के लिए क्या है, एक्स वाई। ठीक है, तो अब इसको जो है युग्मक बना लिए हमने, इस वाले को क्रॉस इससे करवाएंगे तो एक्स एच एक्स क्या हो जाएगी, मादा वाहक। ठीक है, फिर उसके बाद ये इसको इससे करवाओगे तो एक्स एच और वाई, ये कैसा होगा, रोगी पुत्र। ठीक है, फिर इसको इससे करवाओगे तो वाहक पुत्री, फिर इसको इससे करवाओगे तो एक्स वाई यानी सामान्य पुत्र। ठीक है, तो इस तरीके से पैटर्न जो है वो प्राप्त होते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको पूछा जाएगा। इसमें भी रोगी जो है पिता होता है, उससे पुत्री को होता है, और पुत्री से किसको होता है, पुत्र यानी नातिन को हो जाता है। आगे बात समझ में। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट जो लिंगी संलग्न रोग है, मतलब जो जीन उपस्थित होते हैं लेकिन वो लिंगी गुणसूत्र यानी एक्स पर गुणसूत्र पर नहीं होते, वो किस पे होते हैं, अलिंगी गुणसूत्र पर होते हैं। तो उन दो रोगों के नाम जो एग्जाम्पल है वो फटाफट हम लोग क्या कर लेते हैं, देख
लेते हैं तो ये आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखो अभी नेक्स्ट हम लोग जो रोग पढ़ने वाले हैं वो अलिंगी सलिंगी रोग, यानी जो अलिंगी गुणसूत्र होते हैं, जो एक से लगाकर कितने होते हैं, 22वीं जोड़ी तक होते हैं, उनमें अबनॉर्मलिटीज की वजह से जो रोग होते हैं, पहला है सिकल सेल एनीमिया, दूसरा है फिनाइल कीटोन्यूरिया। अगर 11वें जो जोड़ी गुणसूत्र है उसके अंदर उत्परिवर्तन हो जाता है तो जो रोग होता है वो सिकल सेल एनीमिया होता है, और 12वें नंबर गुणसूत्र में अगर होता है तो फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है। ये चीज ध्यान रखना। क्या होता है सिकल सेल एनीमिया में, हमारी जो आरबीसी होती है वो हंसियाकार हो जाती है। हंसियाकार होने का मतलब ये इस तरीके से हो जाती है, मुड़ी हुई हो जाती है, मतलब जो उभयतल उसकी जो संरचना होती है वो नहीं रहती और इस तरीके की संरचना होती है। इस हंसियाकार संरचना जो है वो होने का रीजन क्या है, उसका रीजन है कि आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है वर्णक बेटा, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, आगे बात समझ में। तो प्रोटीन के अंदर जो चेन बनती है, हीमोग्लोबिन चेन जो होती है वो सही तरीके से नहीं बन पाती, यानी हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन होती है वो उसका निर्माण प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। क्या होता है इसके अंदर कि जब 11वां गुणसूत्र होता है उसके अंदर 11वें जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं उसके अंदर जो जीन जो इस हीमोग्लोबिन चेन के निर्माण को कंट्रोल कर रहा होता है उसका उत्परिवर्तन हो जाता है, मतलब उसकी संरचना, उस जीन की संरचना में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो उस समय जब बीटा चेन बन रही होती है तो उसकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी पोजीशन पे कौन सा अमीनो अम्ल लगना चाहिए था, ग्लूटेमिक एमिनो अम्ल लगना होता है। अगर ग्लूटेमिक एमिनो अम्ल लग जाता है तो चेन कैसी हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। लेकिन जब ये 11वें गुणसूत्र के जो जीन है उसमें उत्परिवर्तन हो जाता है तो इस छठे पे ग्लूटेमिक आके नहीं जुड़ता, कौन आके जुड़ जाता है, वेलिन आकर जुड़ जाता है, वेलिन एमिनो अम्ल जुड़ जाता है। इससे ये चेन प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाती और ये रोग जो होता है वो सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ढंग से नहीं बनता और आरबीसी हंसियाकार हो जाती है। अब हीमोग्लोबिन जो है वो किसको जोड़ता है, हीमोग्लोबिन प्रॉपर तरीके से नहीं बना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, यानी ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ती है, हीमोग्लोबिन के साथ। लेकिन अगर क्या नहीं है, हीमोग्लोबिन चेन ही नहीं है तो ऑक्सीजन का परिवहन होगा क्या, नहीं होगा ना। तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होता, ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचता और ब्रेन क्या हो जाता है, डैमेज हो सकता है। ठीक है, प्लस ऐसे रोग पर हाँ एक प्लस पॉइंट है इसका कि इससे जो मलेरिया जो होता है, जिसको सिकल सेल एनीमिया होता है ना, वो लोगों के अंदर क्या होता है, मलेरिया जो होता है वो नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि मलेरिया जो प्लाज्मोडियम जीवाणु है वो अपना जीवन चक्र किसमें पूरा करता है, आरबीसी के अंदर पूरा करता है। लेकिन आरबीसी अगर प्रॉपर तरीके से बनी हुई नहीं है तो मलेरिया का जो जीवाणु है, परजीवी है प्लाज्मोडियम, उसका जीवन चक्र नहीं पूरा हो पाएगा और इस व्यक्तियों को जो मलेरिया है वो नहीं होगा। ठीक है, तो मलेरिया रोग से बचाव होता है जिसको क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया होता है। फिर आता है दूसरा रोग है जिसका नाम है फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है कि 12वें नंबर का जो गुणसूत्र होता है उस पे एक जीन उपस्थित होता है जो उपापचय के फलस्वरूप बनने वाला जो पदार्थ होता है जिसका नाम होता है फिनाइल एलेनिन। ठीक है, इसको फिनाइल एलेनिन जो होता है उसको क्या किया जाता है, एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है फिनाइल एलेनिन डीहाइड्रोजिनेज हाइड्रोलेजेज जो एंजाइम होता है वो होता है, उसका निर्माण जो होता है वो इस एंजाइम का निर्माण 12वें नंबर पे जो गुणसूत्र है, 12वें नंबर का जो गुणसूत्र है उस पे जो जीन उपस्थित होता है उसकी उपस्थिति में ये जो है फिनाइल एलेनिन जो एंजाइम है, डाइहाइड्रोलिनेज जो एंजाइम है वो बनता है। तो ये जीन अगर क्या इस एंजाइम की उपस्थिति में ये फिनाइल एलेनिन किस में बदल जाता है, टायरोसिन में बदल जाता है और सामान्य उपापचय की क्रियाएं चलती रहती है। लेकिन इस गुणसूत्र में उत्परिवर्तन हो गया या इस जीन में उत्परिवर्तन हो गया जो कि इस एंजाइम का क्या कर रहा था, निर्माण कर रहा था। तो अगर जीन ही बदल गया तो ये क्या नहीं होगा, ये एंजाइम नहीं बनेगा। इसकी वजह से ये फिनाइल जो एनिलीन होता है ये तंत्रिका ऊतकों में क्या होता है, जम जाता है, तंत्रिका कोशिकाओं में जम जाता है और व्यक्ति जो है वो कैसा हो जाता है, अल्प बुद्धि हो जाता है ना, यानी उसकी जो शारीरिक जो बुद्धि होती है वो कम काम करती है। तो ये जो आपके चैप्टर 12 है यहाँ पर कंप्लीट होता